नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी में आज एक और नई श्रृंखला जोड़ने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो 26वां नंबर प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कवि हैं। विकल्प दिए गए हैं मैथिली शांगुप्त, धूमिल, केदारनाथ सिंह और राजकमल चौधरी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की चर्चा की गई है। तो आप जानिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि हैं केदारनाथ सिंह। जी हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य में मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। जी हाँ, साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से 2 प्रश्न जेएनयू की परीक्षा में आए थे, तो हम इसकी चर्चा विस्तार पूर्वक कर लेते हैं। तो चलिए उन सभी कवियों की चर्चा हम कर लेते हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो सर्वप्रथम आते हैं पंत, जिनको उनकी रचना चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दूसरे नंबर पर हैं दिनकर, या रामधारी सिंह दिनकर, जिनको उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तीसरे नंबर पर आते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिनको उनकी रचना कितनी नावों में कितने बार, ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार। और चौथे नंबर पर आते हैं महादेवी वर्मा, जिनको उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पांचवें हैं नरेश मेहता। जी हाँ, इनका नाम है नरेश मेहता। छठे नंबर पर है निर्मल वर्मा। सातवें सौभाग्यशाली कवि जो हैं वह हैं अमरकांत व स्त्रीलाल शुक्ल। इनको संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। स्त्रीलाल शुक्ल। आठवें महानुभाव हैं कुंवर नारायण। और 9वां और 10वां आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 9वां तो 2019 की परीक्षा में पूछ ही लिया गया, केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह को 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और 10वें नंबर पर है कृष्णा सोबती। आप इनका नाम अवश्य ध्यान रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में, इस बार की परीक्षा में कृष्णा सोबती से संबंधित प्रश्न आने की संभावना है। तो इनको 2017 में हाल फिलहाल में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो अगर 2013 के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता केदारनाथ सिंह का नाम आया है, तो हो सकता है कि कृष्णा सोबती के बारे में भी प्रश्न आए। तो आपने इस प्रश्न का विस्तार देखा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो 27वां नंबर प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। विकल्प दिए गए हैं, सूची 1 में रचनाएं दी गई है और सूची 2 में रचनाकार दिए गए हैं। तो विकल्पों पर गौर करिए, विनय पत्रिका, भंवर गीत, रसिक प्रिया और अवध विलास। और दूसरी ओर दिया गया केशवदास, लालदास, तुलसीदास, सूरदास और नंददास। तो चलिए इस प्रश्न का पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले विनय पत्रिका की जो रचयिता हैं वो हैं तुलसीदास। भंवर गीत नंददास की रचना है। रसिक प्रिया केशवदास कृत है। और अवध विलास के रचयिता हैं, जी हाँ, लालदास। ठीक है। तो 1-2 बात अगर और आप करना चाहें तो केशव के बारे में आप एक बात अवश्य याद रखिए कि इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। जी हाँ, कठिन काव्य का प्रेत। और इनको इस नाम से संबोधित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। तुलसीदास की और इनके बहुत सारी रचनाओं का विवरण हम बहुत पहले कर भी चुके हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के बारे में अगर आप
ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। जी हाँ, छंदों का अजायब घर। सूरदास की अगर बात करें तो इनकी सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये दोनों रचनाएं सूरदास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तुलसीदास की चर्चा हम विस्तार पूर्वक कर चुके हैं कि इनकी प्रमुख रचनाओं में विनय पत्रिका है, रामचरितमानस है, दोहावली, गीतावली, कवितावली, तमाम रचनाएं तुलसीदास की है। तो और अवध विलास की रचनाएं के लालदास की रचनाएं अवध विलास। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 28वां सवाल आपके स्क्रीन पर है कि तार सप्तक के संपादक कौन है। तो विकल्पों पर गौर कीजिए। मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, अज्ञेय और धर्मवीर भारती। तो इसका उत्तर होगा जी हाँ, अज्ञेय। प्रगतिवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय। प्रगतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस प्रश्न के संबंध में अगर हम और चर्चा करें तो तार सप्तक की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो देखिए आप ध्यान दें कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष भी पूछा जा सकता है। 1943 ईस्वी में इसका प्रकाशन अज्ञेय जी के संपादकत्व में हुआ। और दूसरा सप्तक जो है वह 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में, तीसरा सप्तक 1959 में, चौथा सप्तक 1978 में। तो इस प्रकार से मिला है तार सप्तक। प्रश्न यह भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि हैं, या प्रश्न यह भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है। यानी विकल्पों में आपको तार सप्तक के बहुत सारे कवि के नाम दिए जाएंगे और एक कवि ऐसा रहेगा जो तार सप्तक के नहीं रहेंगे। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना है। तो तार सप्तक के कवियों की चर्चा अगर हम कर लें यहाँ पर तो हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। तो तार सप्तक में आप सभी जानते हैं 7 कवियों की रचनाओं का संकलन अज्ञेय महोदय ने किया। तो उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। पहले हैं नेमीचंद जैन। जी हाँ, नेमीचंद जैन। दूसरे हैं गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर। तीसरे कवि जो इस लिस्ट में है उनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। जी हाँ, गजानन माधव मुक्तिबोध। चौथे नंबर पर है भारत भूषण अग्रवाल। पांचवें कवि हैं प्रभाकर माचरे। जी हाँ, इनका नाम है प्रभाकर माचरे। छठे कवि जो तार सप्तक के हैं वो हैं रामविलास शर्मा। जी हाँ, रामविलास शर्मा। और सातवें कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन स्वयं अज्ञेय। ठीक है, तो तार सप्तक के इन 7 कवियों की चर्चा हमने की। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, आप जरूर स्मरण रखेंगे। और कमेंट बॉक्स में दूसरे तार सप्तक के कवि जो दूसरा सप्तक निकला था उसमें जो 7 कवियों की चर्चा की गई है, कमेंट बॉक्स में आप दूसरे सप्तक के कवियों के बारे में अवश्य लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 29वां सवाल है काव्य शास्त्र खंड से है। इनमें से कौन काव्य आदर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए हैं दंडी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और बाबू गुलाब राय। तो इसका उत्तर होगा जी हाँ, दंडी। काव्य आदर्श ग्रंथ के रचयिता हैं दंडी। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ की बात कर लें तो इनका ग्रंथ है रस मीमांसा। आप ध्यान अवश्य स्मरण रखेंगे, रस मीमांसा। विकल्प सी पर गौर करें तो डॉक्टर नगेंद्र आते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र के अगर ग्रंथ की बात करें तो इनका है रस सिद्धांत। परीक्षा में आपको अवश्य संशय पैदा कर देगा यह रस मीमांसा और रस सिद्धांत। तो आप अच्छे से इसकी पुनरावृत्ति बार बार कर लें, परीक्षा में आपको संशय उत्पन्न हो सकता है। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रस सिद्धांत। और अगर बाबू गुलाब राय की एक कृति का स्मरण हम यहाँ कर लें तो इनका है सिद्धांत
और आलोचना, जी हाँ सॉरी सिद्धांत और अध्ययन। तो आपने देखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा, डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत और बाबू गुलाब राय सिद्धांत और अध्ययन। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यह भी काव्य शास्त्र खंड से है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह कथन किस आचार्य का है? विकल्प दिए गए हैं आचार्य विश्वनाथ, भामह, पंडित जगन्नाथ और आनंद वर्धन। तो यह कथन आचार्य विश्वनाथ का है। ठीक है, तो अगर भामह का एक प्रसिद्ध कथन की हम चर्चा यहां कर लें तो इनका कथन है शब्दार्थ सहित काव्य। जी हाँ, इनके प्रसिद्ध पंक्ति है शब्दार्थो सहित काव्य। पंडित जगन्नाथ की अगर चर्चा कर लें हम तो इनकी एक पंक्ति है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य। जी हाँ, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य। और अगर आनंद वर्धन की बात कर लें तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं और इन्होंने कहा काव्यस्य आत्मा ध्वनिर इति। जी हाँ, काव्यस्य आत्मा ध्वनिर इति। तो आपने देखा आचार्य विश्वनाथ का कथन है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, भामह शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, पंडित जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम और आनंद वर्धन काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति। तो आज के सत्र में इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको इन प्रश्नों का चुनाव किस प्रकार लग रहा है, क्या ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं या नहीं। तो चलिए आज के सत्र में इतना ही। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।